नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का ये आईसीटी की यूनिट यानी कि कंप्यूटर की यूनिट का प्रैक्टिस सेट 142 है। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जरा दोस्तों सारे ही सवाल एकदम बेस्ट लेवल के हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर आप पक्के कर लीजिएगा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबका स्वागत है। मीना कुमारी जी, सोनिया लोहिया जी, दीपेंद्र कौशिक जी, दीपशिका धुर्वे जी, अनिता कुमारी जी, शिवाजी, मोहन शर्मा जी, संतोष शर्मा जी, गुड इवनिंग, वेलकम आपका। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास को। और देखो, अगर किसी को अभी भी हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना बहुत ही सिंपल है। 500 रुपये में भी आपके लिए क्रैश कोर्स नेट हिस्ट्री प्लस पेपर 1 का क्रैश कोर्स केवल 500 रुपये में और 1000 रुपये में दिया जा रहा है। अगर दोस्तों किसी को ज्वाइन करना है तो आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और डेमो भी देखिएगा। ठीक है, और नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो आप। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जेबी स्टडी पॉइंट नाम से। ठीक है, तो देखो, ये हमारा रेगुलर कोर्स है कि 6 महीने का नेट हिस्ट्री पेपर 1 का 3000 रुपये का है। 1 साल का नेट हिस्ट्री प्लस पेपर 1 का 4000 रुपये का है। और लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको 5000 रुपये की मिलने वाली है। फ्रेंड्स, सब कुछ इसमें थ्योरी प्रैक्टिस है, 30,000 सवाल, पेपर 1 का फुल कोर्स मिलेगा आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट भी है, सब कुछ आपको इसमें बिल्कुल मामूली शुल्क पर है। सभी का स्वागत है, अभिनंदन एक बार और फिर। शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका सामने प्रस्तुत है। ठीक है, और देखो, हर एक सवाल में आपको 20 सेकंड मिलेंगे कमेंट करने के लिए। बाइट, देखो ज्यादातर सवाल आता है क्योंकि जो यूनिट होती है कंप्यूटर की उसमें से एक सवाल जरूर आता है। वाइट क्या है? वाइट 20 सेकंड जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, वाइट क्या है। तो फ्रेंड देखो, वाइट एक कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई होती है, बिल्कुल ठीक है पहला। ठीक है, दूसरा 8 बिट बराबर 1 बाइट होती है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, हम इसको समझ लीजिएगा। देखो दोस्तों, 8 बिट बराबर सबसे छोटी इकाई होती है बिट। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। ठीक है, और देखो, 1024 बाइट बराबर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB, यानी कि 1 किलोबाइट। ठीक है, और 1024 किलोबाइट, 1024 KB बराबर, ये आपके जो फोन होता है, फोन या लैपटॉप वगैरह सब में यूज होते हैं। 1024 के बराबर होता है दोस्तों 1 MB, मेगाबाइट। और 1024 MB बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 GB, यानी कि 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है दोस्तों, जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट। ठीक है, जहां तक आपको आयोग पूछता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखे हैं आपके लिए, याद करिएगा तो 2 नंबर आपके पक्के होंगे। 2 नंबर से दोस्तों रिजल्ट बनता है। ठीक है, विक्रम सिंह जी, वेलकम आपका। दूसरा सवाल है, द्विआधारी प्रणाली में क्या क्या होता है? द्विआधारी, द्विआधारी का मतलब होता है दोस्तों
बाइनरी, ठीक है, अब आपको याद आ गया होगा बाइनरी। तो बाइनरी सिस्टम में क्या क्या होता है? बाइनरी, देखो जब कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है, एक लैंग्वेज समझता है, यानी कि लैंग्वेज के जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म, जैसे कि बाइनरी में समझता है, बाइनरी की फॉर्म में, डिजिटल एनालॉग में समझता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में समझता है, डेसिमल में समझता है, ऑक्टल में समझता है। तो ये जो है इनकी कैलकुलेशन करने की दोस्तों इकाई होती है। तो देखो, द्विअंकीय या बाइनरी का कोड होता है 0 1। तो पहले देखते हैं, इस प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों को मुख्य रूप से केवल 2 अंकों के संयोजन द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। दूसरा, ये 2 अंक उपयुक्त 0 तथा 1 होते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अरे आप ऋषि जी, आपका वेलकम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑक्टल। तो ऑक्टल, ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल माने 8 अंक की प्रणाली, के 8 अंक की प्रणाली को बोलते हैं ऑक्टल प्रणाली, ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल में क्या होता है? देखो, आप कुछ तो याद करिएगा इनको। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे बड़ा संख्या कौन सी हो गई? 7 हो गई। सबसे छोटी कौन सी हो गई? 0 हो गई। ये कितने हो गए टोटल? ये हो गए 8। तो पहले देखते हैं, इस प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न अंकों का आधार कितना होता है? तो 8 होता है, ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा, दूसरे शब्दों में इस प्रणाली में केवल 8 चिन्ह या अंक ही उपयोग किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्टल प्रणाली में पहला आपके सामने है, दूसरा भी आपके सामने है, तीसरा आपके सामने है। तो देखो, ऑक्टल प्रणाली यानी कि 8 अंकों की प्रणाली होती है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। बिल्कुल ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा, इसमें दशमलव प्रणाली की भांति 8 एवं 9 के अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल ठीक है दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्टल प्रणाली में एक ही सिस्टम के 3 अंक आ चुके हैं, जिससे कि आप समझ जाओ ऑक्टल प्रणाली में क्या होता है। देखो, यहाँ सबसे बड़ा अंक मैंने बताया 7 होता है। बिल्कुल ठीक है। यह घात ऑक्टल संख्या की स्थिति के अनुसार होती है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हेक्सा दशमलव यानी कि हेक्सा डेसिमल प्रणाली क्या होती है? हेक्सा डेसिमल, रेखा फोगट जी वेलकम आपका। देखो, हेक्सा, हेक्सा मतलब 16। देखो, 16 अंक होते हैं इसमें, 16 अंक होते हैं इसमें। कौन कौन से अंक होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ 6 होती है, यानी कि टोटल मिलाकर होते हैं 16। देखो, पहला ठीक हो जाएगा, 16 के आधार वाली प्रणाली होती है। बिल्कुल ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। दूसरा, पहले 10 अक्षर तो दशमलव प्रणाली के अंक, यानी कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं 10, एम से 6
जो होते हैं वो ABCDEF के द्वारा दर्शाए जाते हैं। दूसरा भी ठीक है, यानी कि कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल बताइए आप कमेंट करके। सातवां सवाल, प्रक्रिया में निम्नलिखित का समावेश होता है। यानी कि कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, प्रोसेस, उसमें किस किस का समावेश होता है, क्या क्या शामिल होता है? दोस्तों अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखो दोस्तों, मैंने अभी किसी को नहीं बताया, मैंने अपने बैच के बच्चों को भी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ दोस्तों। मैं, देखो, आप सभी जानते होंगे भाई, हिस्ट्री से PhD, 4 बार नेट, 1 बार JRF, उसके साथ दोस्तों मैं जो है एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो इसलिए तो मैं इसको बिल्कुल आसानी से आपको समझा सकता हूँ कि बिल्कुल प्रैक्टिकली मैंने काम किया है। कंप्यूटर को बना भी सकता हूँ, बिगाड़ भी सकता हूँ, नया भी बना सकता हूँ, लैपटॉप भी ठीक कर सकता हूँ, सब कुछ मुझ पे काम आता है। हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिल्कुल आसान है दोस्तों हमारे लिए। और देखो रिसर्च हमने की है तो रिसर्च भी आसान है हमारे लिए, टीचिंग तो बिल्कुल आसान है ये। तो प्रक्रिया में क्या क्या होता है? देखो, प्रक्रिया में दोस्तों जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ठीक है, गणना करना होता है। ठीक है, तुलना करना होता है, तुलना करने में बराबर, छोटा बड़ा, शून्य, धनात्मक ऋणात्मक होता है, बिल्कुल ठीक है ये भी। तीसरा, निर्णय लेना, किसी शर्त के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं का निर्णय लेना, ये भी ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। खाली स्थान है यहाँ पर। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन के कंप्यूटर में प्रविष्ट होते ही उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर लेता है, जबकि खालिस्तान पूरे प्रोग्राम के प्रविष्ट होने के पश्चात उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। देखो दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं या कंप्यूटर हमारे पास होता है, तो जब कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो मशीनी भाषा समझता है। ठीक है, परंतु मशीनी भाषा में भी कई भाषा होती है, यानी कि जिस तरीके से समय बदल रहा है उसी तरीके से दोस्तों कंप्यूटर की भाषा भी जो है चेंज होती गई। सबसे पहले मशीनी भाषा आई, ठीक है, फिर सी, फिर जावा, C++, पाइथन, इस प्रकार से जो है ये भाषा है, फोर्टेन, कोबोल, इस तरीके से भाषा दोस्तों ये बढ़ती चली गई, लेटेस्ट मॉडल आते चले गए। तो देखो, पहले में जो आएगा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन आएगा, यानी कि इंटरप्रिटेशन नाम ऐसे याद रखना। देखो, इंटरप्रिटेशन उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन के कंप्यूटर में प्रविष्ट होते ही उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर लेता है। यानी कि देखो, अगर सवाल आए उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन कन्वर्ट करता है? इंटरप्रिटेशन करता है। नोट डाउन कर लेना दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास में कागज पेन हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में जो कन्वर्ट करता है कौन होता है? इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन। जबकि खालिस्तान कंपाइलर पूरे प्रोग्राम के प्रविष्ट होने के पश्चात उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यानी कि दोनों जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करते हैं, परंतु थोड़ा सा अंतर है। देखो, भाषा में लिखे गए प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन के कंप्यूटर में प्रविष्ट होते ही, अगर एक एक लाइन दोस्तों कंप्यूटर में प्रवेश हो रही है, यानी कि हैंड टू हैंड जो है वो मशीनी भाषा में चेंज करता है। जबकि जो कंपाइलर होता है तो पूरा काम जब हो जाएगा उसको एक साथ जो है मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देगा, और मशीनी भाषा ही जो है कंप्यूटर समझता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फिर खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टमों में एक समय में बहुत सारे व्यक्ति काम कर सकते हैं और एक ही समय पर अलग अलग विभिन्न कामों को किया जा सकता है।
निवाक कुमारी जी, वेलकम आपका। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, जब एक ही बंदा कंप्यूटर चलाता है तो उसको बोलते हैं सिंगल यूजर इंटरफेस। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें हम मल्टी काम करते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल, एक समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम पर एक से अधिक सीपीयू रहते हैं, इस तकनीक को क्या कहते हैं? सवाल को समझिएगा। एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने के लिए सिस्टम पर एक से अधिक सीपीयू लगे रहते हैं, तो उस तकनीक को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि अगर मल्टी काम कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग हो जाएगा, मल्टी यूजर। ठीक है, और फिर अगर एक से अधिक सीपीयू लग रहे हैं एक से अधिक कार्य करने के लिए तो मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा। 11वां सवाल, एक मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है, एक प्रोग्राम एक से अधिक थ्रेड एक ही समय में चलाता है। यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है, एक प्रोग्राम एक से अधिक थ्रेड एक समय में चलाता है। फ्रेंड देखो, उसमें क्या आएगा? मल्टी थ्रेडिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जब उपयोगकर्ता सिस्टम के साथ करैक्टर के द्वारा सूचना देता है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? जब उपयोगकर्ता सिस्टम के साथ करैक्टर के द्वारा सूचना देता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? दोस्तों देखो, ये ऐसा बोल रहा है कि किसी कंपनी का सर्वर है और इस सर्वर से बहुत सारे जो एम्प्लॉयर हैं वो जुड़े हुए हैं, सभी के पास में एक कंप्यूटर है। तो कह रहा है अगर कोई भी बंदा यहाँ बैठा हो तो वो जो है करैक्टर के अपने कंप्यूटर के माध्यम से सर्वर पर जो है कुछ भेजता है, तो उसको बोलते हैं करैक्टर यूजर इंटरफेस। और देखो, अगर बात करें हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, तो केवल एक ही व्यक्ति अपने कंप्यूटर में जब कम्युनिकेशन करता है अपने कंप्यूटर से, तो उसको बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बोलते हैं इसको। ठीक है, जब डाटा का संचार कर रहा हो तो उसको बोलते हैं डाटा संचार। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? समझिएगा सवाल को। उपयोगकर्ता यानी कि दोस्तों मैं इस समय कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा हूँ, बोर्ड का नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मान लीजिएगा, यानी कि उपयोगकर्ता माने कि मैं, ठीक है, कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता हूं, उसे क्या कहते हैं? तो मैंने अभी कहा, क्या कहा आपको? डाटा का मैं संचार करता हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या करता हूं? डाटा का संचार करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखो, तो आपके हाथ में फोन भी होगा, वो क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। देखो, अगर किसी भी आप अपने फोन से अपने कहीं भी जहाँ रहते हो, आप दिल्ली भेजना चाहते हो या मुंबई भेजना चाहते हो कोई भी डाटा, व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको?
उसको बोलते हैं हम दूर संचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूर संचार। पार्वती जी गुड इवनिंग, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इंटरनेट की भाषा में डीएनएस का क्या अर्थ होता है? दोस्तों जितने भी वेबसाइट बनी होती हैं, देखो जैसे कि आप ये देखो www.youtube.com, ठीक है, पूरी वेबसाइट का नाम ये है उसकी का। आप केवल नाम लेते होंगे यूट्यूब का, ठीक है, तो पूरा जो नाम है उसका www.youtube.com। देखो जो .com है ना, .com, आप इसको देखना कभी, जैसे कभी आप फॉर्म भरते होंगे या किसी सरकारी रिजल्ट पर देखते होंगे आप, ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा? www.सरकारी रिजल्ट.com। तो जो .com होता है ना, .com, या कहीं पर आप देखते होंगे .in, कहीं देखते होंगे आप .gov, तो इसको बोलते हैं डीएनएस। ठीक है, क्या बोलते हैं? डीएनएस। तो डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। मेरा भाई जो तो इस पर ही काम करता है, मेरा छोटा भाई है, वो बीटेक किए हुए है, तो इस पर ही काम करता है, डीएनएस पर। वेब होस्टिंग्स, वेबसाइट बनाता है, डेवलप करता है, और देखो तो 2-3 लाख रुपए के वो सॉफ्टवेयर सेल करता है। ठीक है, तो 15 में का बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एच टी एम एल इंगित करता है। एच टी एम एल, दोस्तों वो एच टी एम एल पर भी काम करता है। ठीक है, तो एच टी एम एल क्या होता है? देखो मैं तो दोस्तों बता दूंगा, आप समझ नहीं पाओगे भाई ए क्या होता है। क्या, देखो आप किसी भी वेबसाइट को खोलोगे, ठीक है, दोस्तों आप ये देखोगे कि उसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, माना आपने कुछ भी जो है कोई सी वेबसाइट खोली, जैसे कि www.सरकारीरिजल्ट.com, ये आपने वेबसाइट खोली, ठीक है, तो आप देखते होंगे भाई एक तरफ उसमें क्या होता है कि एडमिट कार्ड का लिस्ट होती है, एक तरफ आंसर की लिस्ट होती है, एक तरफ न्यू फॉर्म लिस्ट होती है। ठीक है, यही होगा ना? तो परंतु जब वो वेबसाइट वाले होते हैं, वो जो डाटा को फीड करते हैं, तो वो कौन सी भाषा में करते होंगे? तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो ना, वो उस भाषा में नहीं करते हैं, वो एच टी एम एल की भाषा में करते हैं। और एच टी एम एल की भाषा में जब हम करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया, जो लैंग्वेज चेंज करने वाले होते हैं, तो वो उस लैंग्वेज को आपके सामने हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो एच टी एम एल का जो पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज होती है तो उनको वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 17वां सवाल, निम्न में से कौन सा LAN यानी कि इसका दोस्तों फुल फॉर्म बताइए आप। ठीक है, मुझको तो पता है, लोकल एरिया नेटवर्क। चलो मैं बोल देता हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमने भी जो वाईफाई लगवा रखा है, तो ये जो वाईफाई का रूप, ये लोकल एरिया नेटवर्क का एक रूप है। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो सिस्टम वगैरह काम करते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? देखो इसमें ईथरनेट भी होता है। क्या होता है? ईथरनेट भी होता है, टोकन रिंग भी होता है। यानी कि देखो आपने यहाँ पर जो है लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से आप जो है डोमेन लगवाया आपने। ठीक है, डोमेन, इसके माध्यम से दोस्तों आपके कंप्यूटर जुड़ रहे हैं, यानी कि आपने 50 कंप्यूटर जोड़ दिए इसके माध्यम से, यानी कि, और ये जो है एक ही बिल्डिंग में है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोकन रिंग। तो ये भी हो जाएगा। ईथरनेट, ईथरनेट के साथ दोस्तों आपका डोमेन जुड़ता है, और FDDI के माध्यम से दोस्तों आप, यानी कि ये सब मिलाकर जो है इसका रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क का रूप होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 18वें सवाल, www का पर पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है?
WWW का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, कई बार आज में आ चुका है। इसका जो फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, आपने दोस्तों कमेंट नहीं किया, कमेंट भी किया करो जब मैं पूछा करूं। वर्ल्ड वाइड वेव, ठीक है क्या दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेव, वेव, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका वेव। देखो जब आप www पर कुछ वेब पेज डालते हैं तो आपको एक इंटरनेट का कनेक्शन भी होना जरूरी है, एक वेब ब्राउजर भी होना जरूरी है, और एक वेब सर्वर भी होना जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल, भारत में मोबाइल फोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी कौन सी थी? ठीक है, भारत में मोबाइल फोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बीपीएल। देखो वैसे आपको बताऊं दोस्तों, भारत की पहली ऑपरेटिंग जो कंपनी थी उसका नाम था मोदी टेक्सला। क्या था? मोदी टेल्स्ट्रा, टेलिस्ट्रा, ठीक है। और इसकी जो सर्विस जो थी उसका नाम था मोबाइल नेट। क्या था? मोबाइल नेट, ठीक है। और ये जो है कंपनी, जो ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी थी टेलिस्ट्रा, उसका जो है एक ग्रुप बना हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। 20वां सवाल, ब्लॉक क्या होता है? ये कई बार एग्जाम आ चुका है। ब्लॉक क्या हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्लॉक क्या है? और देखो दोस्तों, जो मोबाइल फोन की शुरुआत हुई थी 1995 में हुई थी, ठीक है। ब्लॉक क्या है? तो ये आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ब्लॉक क्या है? एक पर्सनल और कारपोरेट गूगल सर्च को क्या बोलते हैं? यानी कि तो हम ब्लॉग को, एक वेबसाइट की तरह होती है, इस पर हम अपने सूचना भी अपलोड करते हैं, कारपोरेट तरीके से भी इसको सूचना अपलोड करते हैं, और गूगल, आप गूगल सर्च के माध्यम से उसको प्राप्त या देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल या कारपोरेट गूगल सर्च को बोलते हैं। हरीश जी वेलकम आपका, वनडे एग्जाम क्लासेस, हरीश जी वेलकम। 21वां सवाल, सीडी रोम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सीडी रोम, ठीक है। सीडी रोम कभी कभी एग्जाम में पूछता है, सीडी रोम और डीवीडी रोम में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो सीडी रोम की, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इन सभी फुल फॉर्म को आपको पता होना चाहिए। देखो मैं जल्दी जो है
इनके लिए छोटे छोटे वीडियो लाऊंगा। तो सीडी रोम का अर्थ क्या होता है? सी माने कॉम्पैक्ट, सी माने सीडी कॉम्पैक्ट, डी माने डिस्क, आर ओ एम रोम माने रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आता है रैम के फुल फॉर्म आता है, रैम की फुल फॉर्म, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है इसका काम क्या होता है? जैसे कि आपके फोन में जो डिस्प्ले आ रही है या आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले जो आती है तो वो रैम के माध्यम से आती है, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, वो शो होती है। और देखो जो रैम होती है दोस्तों एक अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी। और जो रोम होती है वो स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। जैसे ही आप कंप्यूटर या फोन बंद कर दोगे तो आपके फोन से जो डाटा है वो खत्म हो जाएगा। अगर उसको सेव कर दोगे कंप्यूटर में या मेमोरी में आपके फोन की में तो वो जो है रोम में सेव हो जाएगी, ठीक है, हार्ड डिस्क में। तो सीडी रोम का जो अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो कभी कभी दोस्तों डीवीडी का फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, तो इसका भी याद रखिएगा। और सीडी, सीडी में दोस्तों कम से कम 1 GB का स्पेस होता है और डीवीडी में कम से कम 5 GB का स्पेस होता है। सीडी जो होती है दोस्तों वो ऑडियो के लिए यूज होती है, जबकि डीवीडी ऑडियो वीडियो के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधि है पेरिफेरल्स को नियंत्रण में रखता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या बोलते हैं? नीरज पवार जी वेलकम आपका। अगर आपको थोड़ी बहुत भी क्लास, थोड़ी बहुत भी 1-2% देखो दोस्तों मेरी ज्यादा इच्छा है नहीं, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों कहते हैं ना भाई, अगर मैं ज्यादा बड़ा बनने की सोचूं, ठीक है, और मेरी ज्यादा बड़ी बड़ी इच्छाएं हो, अगर वो पूरी नहीं होना दोस्तों तो मुझे दुख होगा, सबको होगा दुख। तो इसलिए दोस्तों मैंने ना छोटी इच्छा रखी हुई है, ठीक है। अगर आपकी मर्जी हो तो कर देना भाई लाइक, अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं है दोस्तों, मुझे दुख नहीं होगा। तो वैसे तो दोस्तों हर कोई बड़ा सोचता है, परंतु कहते हैं ना भाई मैं तो दोस्तों काम करने वाला इंसान हूँ, मेहनत पर विश्वास करता हूँ। 2 साल और दोस्तों मुझे हो गए कंप्यूटर पर करते करते काम करते करते, 6 महीने बिल्कुल फ्री पढ़ाया। यानी कि जो गीता में जो लिखा हुआ है दोस्तों कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो मेरा काम कर्म करने का है, ठीक है। फल जब मिलेगा मिल जाएगा और नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, टेंशन दोस्तों नहीं लेता हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। 23, डेटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए जिस माध्यम को इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों देखो हमने ये 2-3 लाख रुपए लगाए हैं डिजिटल बोर्ड में, ठीक है। और मैं कभी कभी एक वीडियो बनाता हूँ दिन में, क्योंकि अभी कैमरा की व्यवस्था नहीं हो पाई है जिससे कि हम डायरेक्ट जो है लाइव क्लास चला सके आपके लिए। तो अगला जो बैच हम शुरू करेंगे उसमें हम कैमरा डायरेक्ट, ठीक है, लॉगिन करेंगे, बिल्कुल आपको चलाया करेंगे। अभी तो दोस्तों मैं कोड करता हूँ एक सॉफ्टवेयर, उसके माध्यम से लाइव करता हूँ। तो अभी तो बस यही है चल रहा है। जो डेटा को सुरक्षित करने के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 24वां सवाल, रैम का अर्थ क्या है? रैम का अर्थ क्या है? रैम का अर्थ क्या है? तो अभी मैंने पूछा भाई रोम और जो रैम है उनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी जरूरी है। तो रैम का जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों ये थी
आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और तो जो भी हमारे बैच में बिल्कुल बेफिक्र हो जाना, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल मैं कम से कम आपको 500 से 1000 अपलोड करने वाला हूँ इसी यूनिट की। ठीक है, आज आज से मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास में कम से कम 5-6 हजार सवाल हैं पेपर वन के। मैं जो है आज से शुरू करने वाला हूँ आपके लिए पेपर वन का प्रैक्टिस सेट अपलोड करने। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। क्लास करने के लिए कितने आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिनको भी दोस्तों हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर, अब भी समय है क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का, कर सकते हो। 500 रुपये का और 1000 रुपये का है। ठीक है दोस्तों, समय है, जाने मत दो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।